हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लेट अस डिस्कस टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऑफ 12th स्टैंडर्ड चैप्टर न्यूक्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम की मदद से। तो प्रिंसिपल क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर का? इट इज़ अ चेन रिएक्शन। यहाँ पर सिर्फ ये टर्म आपको याद रखना है कि ये चेन रिएक्शन के बेस पर काम करता है। चेन रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन होने के बाद अनदर रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद फिर से एक और रिएक्शन होगा, फिर एक और रिएक्शन होगा। तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका? न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ 5 पार्ट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हूँ। इसमें टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ फ्यूल। एक तो इसके अंदर फ्यूल होगा जो कि हम यूरेनियम को यूज़ करने वाले हैं। दूसरा इसके अंदर मॉडरेटर होगा। तीसरा इसके अंदर कूलेंट होगा। चौथा इसके अंदर कंट्रोल रॉड होगा। पांचवा इसके अंदर शील्डिंग होगी। शील्डिंग ताकि बाहर इसका रिएक्शन ना आ पाए और एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही सारे रिएक्शंस हो। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, बाहर रिएक्शन ना आने के लिए इसको शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है जो कि कंक्रीट की बनी होती है। मॉडरेटर क्या करता है? इसको स्लो डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं? कंट्रोल रॉड जो है ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं। और कूलेंट का क्या काम है? कूलेंट का काम है रिएक्शन की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को भी हीट अंदर जनरेट कर लेना, खुद भी हीट अप हो जाना, और हीट अप होने के बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देना वाटर को। और स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद जो टरबाइन होता है, स्टीम टरबाइन, वहाँ पर जाकर जो है टरबाइन को रोटेट करवाना ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो ये था इसका ब्लॉक डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में जो लिखा है कंट्रोल रॉड लिखा हुआ है। इस कंट्रोल रॉड का काम मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये कंट्रोल रॉड कैसे बन गए होंगे? तो जनरली ये बोरॉन और कैडमियम से बनते हैं। रिएक्शन करते वक्त जितने भी न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग होती है यूरेनियम के ऊपर, उनको अगर ज़्यादा हो रहा है तो उनको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुए तो वहाँ पर जो है एक एटम बॉम्ब की तरह, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह वहाँ पर रिएक्शन हो सकता है। और जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर रखा हुआ है वो पूरा का पूरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह जो है काम कर सकता है। इसलिए न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं। कूलेंट का क्या काम है? ये यहाँ पर जितनी भी हीट जनरेट हो रही है, जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, उन सबको ये कूलेंट क्या करता है? अपने अंदर इस हीट को एब्जॉर्ब करके इस सिस्टम को कूल डाउन करने की कोशिश करता है। तो ये कूलेंट का क्या काम है कि ये सिस्टम को कूल डाउन करे। तो यहाँ पर कूलेंट की तरह किसको यूज़ करते हैं हम लोग? या तो वाटर को यूज़ करते हैं या फिर मोल्टन सोडियम को यूज़ करते हैं। फिर साथ में क्या है आपको नीचे नज़र आना हो, दिस इज़ द फ्यूल, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हम फ्यूल यूज़ करेंगे। तो फ्यूल का क्या काम है? फ्यूल जो है यहाँ पर यूरेनियम जो है ये खुद फ्यूल की तरह काम करता है। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड किए जाते हैं। और न्यूट्रॉन का रिएक्शन जब यूरेनियम के साथ होता है तो यहाँ पर मल्टीपल न्यूट्रॉन्स जो है निकलते हैं और इसी को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस जो है कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली होते रहता है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? यूरेनियम 235 की मदद से हो रहा है। तो ये जो यूरेनियम है ये इसका काम क्या है? फ्यूल की तरह ये काम करता है। इसी तरीके से नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द प्रेशर वेसल। ये जो प्रेशर वेसल है इसी के अंदर ये कूलेंट होता है। ये कूलेंट इसको पूरे सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये प्रेशर वेसल के अंदर इसी को हम जो है प्रेशर वेसल को ही जो है कॉन्क्रीट करके इसको बनाते हैं। इसकी कॉन्क्रीटिंग होती है। तो क्या काम है इसका? शील्डिंग प्रोवाइड करना टू प्रिवेंट द रेडियो रिएक्शन और रेडिएशन टू कम आउट, बाहर आने से प्रिवेंशन के लिए हम जो है इसको कंक्रीट से इसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और साथ में हमारे पास है मॉडरेटर। ये मॉडरेटर का क्या काम है? मॉडरेटर मॉडरेट करने के काम में आता है। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट वगैरह की हम जो यहाँ पर
मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि स्लो डाउन किया जा सके। किसको स्लो डाउन किया जा सके? जो न्यूट्रॉन होते हैं, उन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने का जो काम है, बहुत फास्टली मूव होते हैं न्यूट्रॉन्स, जितने फास्ट वो मूव होंगे उतने फास्ट रिएक्ट करेंगे, तो उनका रिएक्शन ज़्यादा डेंजरस ना हो जाए, इसलिए उनको स्लो डाउन करने का काम किसका होता है? मॉडरेटर का होता है, जो कि ग्रेफाइट रॉड से बनी हुई होती है। और साथ में देखिए यहाँ पर कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप है। कूलेंट सर्कुलेटिंग पंप का क्या काम है कि पंप के थ्रू जो है हम यहाँ पर कूलेंट कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर आपको कूलेंट का इनलेट चैम्बर नज़र आ रहा होगा। यहाँ से जो है ये आउटलेट है, फ्रॉम द दिस सिस्टम रिएक्टर से आउटलेट बन जाएगा और ये हो जाएगा इनलेट टूवर्ड्स द रिएक्टर। तो ये जो आउटलेट है, आउटलेट एक पर्टिकुलर पाइपलाइन से बना हुआ है। इस पाइपलाइन के अंदर यहाँ पर जो है कूलेंट जाता है और इसके अक्रॉस में यहाँ पर पूरा वाटर है। तो ये जो वाटर है इस कूलेंट के गर्म होने की वजह से, हीटेड अप होने की वजह से यहाँ पर अपनी हीट को ये इधर जो है दे देता है और ये सारी हीट जो है वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो है अपने आप को स्टीम में कन्वर्ट करता है और ये स्टीम जो है इस स्टीम वाले आउटलेट से बाहर निकलकर टरबाइन, स्टीम टरबाइन के ऊपर जाती है और स्टीम टरबाइन के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो जाता है और रोटेशन प्रोड्यूस होने के बाद जो है हम इस पर्टिकुलर स्टीम को एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का, न्यूक्लियर बॉम्ब तो बहुत दूर की बात है, हम फ़िलहाल इसका इस्तेमाल जो करते हैं वो काहे के लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो इसमें सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब मैंने किया हूँ। सबसे पहले फ्यूल का क्या काम है, तो फ्यूल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये एनरिच्ड होता है, मतलब पूरा फुलफिल्ड होता है। किसकी मदद से? यूरेनियम 23592 की हेल्प से। तो यूरेनियम 23592 क्या होगा? यहाँ पर फ्यूल की तरह काम करेगा, इज़ यूज्ड एज फ्यूल। द फ्यूल इज़ फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल रॉड्स और इसको काय में रखा जाता है? सिलेंड्रिकल स्टील रॉड के अंदर इसको रखा जाता है। दीज रॉड्स आर मेन कोर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑब्वियसली जब तक कि फ्यूल नहीं होगा तो पूरा सिस्टम किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये रॉड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन नेक्स्ट क्या है? मैंने आपको बताया मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर का क्या काम है? तो इट इज़ द सब्सटेंस which helps in slowing down the fast moving neutrons। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर को यूज़ किया जाता है। द कॉमनली यूज मॉडरेटर्स आर हेवी वाटर होगा, या तो ये हेवी वाटर बोले तो D2O या फिर ग्रेफाइट होगा। इसकी मदद से जो है मॉडरेटर को डिज़ाइन या प्रोड्यूस किया जाता है। द नेक्स्ट जो है हमारे पास कंट्रोल रॉड्स है। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है? जो भी न्यूट्रॉन्स जो रिएक्शन में काम कर रहे हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम इसका है, ताकि जो प्रोसेस हो, जो इतना फास्ट प्रोसेस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस जो है रुक जाए, थम जाए या स्लो डाउन हो जाए। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, वो दो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो सकते हैं, एक तो बोरॉन हो सकता है, दूसरा कैडमियम हो सकता है। इसका काम ही ये है कि ये जो है कंट्रोल करे, रिएक्शंस को कंट्रोल करे, कंट्रोल चेन रिएक्शन, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है इस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसको कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए हम जो है कंट्रोल रॉड्स को यूज़ करते हैं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा में जो न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। दीज रॉड्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन। देन उसके बाद में हमने बताया कि हमारे पास कूलेंट होता है। कूलेंट क्या करता है? हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो द हीट एनर्जी जनरेटेड by the reactor during the fission reaction is removed। वो हीट एनर्जी को क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं by cooling agent, कूलिंग एजेंट की मदद से। the coolants are used for this purpose are या तो वाटर होगा जो ऐसा काम करेगा, या मोल्टन सोडियम होगा। तो ये क्या करेगा? कूलेंट की तरह काम करेगा और हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वही हीट जो है आगे ट्रांसमिट होंगी, है ना, ताकि जो है स्टीम प्रोड्यूस हो सके वाटर की वजह से और वहाँ पर जो है हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद में लास्ट पार्ट क्या था कि प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे पास होंगी। प्रोटेक्टिव शील्ड का क्या काम है कि ये जो वॉल्स है, वो सारे के सारे जो कंक्रीट की बनी हुई वॉल्स होती है, ये रिएक्शन ताकि बाहर ना आ पाए, इट एक्ट्स एज शील्डिंग प्रिवेंटिंग रेडिएशंस कमिंग आउट। ये प्रिवेंट करता है कि रेडिएशन बाहर ना आ जाए और रेडिएशन बाहर आने की वजह से जो एरिया है उसको नुकसान ना हो, जो
सिटीज़ है, जो कंट्रीज़ है, उनको नुकसान ना हो, तो वो सब चीज़ों से बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए जो है ये प्रोटेक्टिव शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि कंक्रीट की बनी होती है। अब इसका वर्किंग आप देखेंगे तो जो चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही सारा वर्किंग के अंदर लिखा हुआ है और वही आपको आंसर में भी लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, वर्किंग इसका क्या है, वेन एवर न्यूक्लियर फिशन स्टार्टेड ड्यू टू न्यूट्रॉन स्ट्राइकिंग। अब न्यूट्रॉन्स को निकाले और उसकी स्ट्राइकिंग होगी यूरेनियम के ऊपर, तो न्यूक्लियस बाय पुलिंग कंट्रोल रॉड्स, और कंट्रोल रॉड्स को या तो पुल अप करना है या पुल डाउन करना है, ताकि जो है न्यूट्रॉन्स जो है बाहर निकले और उसको जो है रोका जा सके, या तो उनको निकाला जा सके या तो उनको रोका जा सकते। तो पुलिंग कंट्रोल रॉड्स की मदद से होगा। एमिशन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन विल बी हैपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन्स है फास्ट वो इमिट होना चालू हो जाएंगे। दिस न्यूट्रॉन्स देन स्लो डाउन, और उनको फिर बाद में स्लो डाउन किया जाएगा किसकी मदद से, मॉडरेटर की मदद से, मॉडरेटर की हेल्प से। एंड देन कंटिन्यू फिशन ऑफ यूरेनियम 235 विल टेक प्लेस, और जो है यूरेनियम 235 का फिशन कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा बाय टेकिंग कंट्रोल रॉड्स इनसाइड एंड आउटसाइड। अब जब यूरेनियम का फिशन स्टार्ट हो जाएगा, उसका टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा काम क्या है कि उसको कंट्रोल करना। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो रिएक्शन बाहर की तरफ निकल जाएंगे और फिर बाद में पूरी कंट्री को इसके साथ, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो बाय टेकिंग द कंट्रोल रॉड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, और इसकी मदद से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल किया जाएगा। हीट जनरेटेड इन दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग द कूलेंट। अब इसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है, उस हीट जनरेटेड हीट को जो है कूलेंट की मदद से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड देन स्टीम विल गेट प्रोड्यूस, और क्या हो जाता है, वो जो हीट जो जनरेट हुई थी वो कूलेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया था, उस कूलेंट वाले सिस्टम को, उस हीटेड जो वाटर था उसको वाटर के अंदर से लेकर जाता है ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो सके, और उस स्टीम को फिर टरबाइन के ऊपर डाला जाता है ताकि वो स्टीम टरबाइन रोटेट हो सके और फिर बाद में क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्या हमने पढ़ा था अभी, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल है, और इस वर्किंग प्रिंसिपल को लिखकर, ये डायग्राम बनाकर और इनके जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करके आप ले सकते हैं पूरे 8 मार्क्स। अगर न्यूमेरिकल हुआ साथ में तो आपको मिल सकते हैं इसके ऊपर पूरे 6 मार्क्स। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12, और कल आपका एग्जामिनेशन है, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दिस। आप जो है इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर ले सकते हैं, या फिर जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिविटी। हमको पहला क्या बताना है कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, फिर उसके बाद में हमको उसका लॉ बताना है, रेडियो एक्टिव डिके का लॉ किस लॉ के ऊपर काम करता है। देन उसके बाद में हमको ये बताना है कि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो एक्सपोनेंशियल इन नेचर होता है, मतलब इसके अंदर हमको लीनियर कर्व नहीं मिलेगा, इसके अंदर अगर कर्व हमको मिलेगा तो एक्सपोनेंट कर्व मिलेगा, एक्सपोनेंट कर्व मिलेगा। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी चीज़ हम रखेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर जिस भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों के अंदर जो नेचर होगा वो लीनियर नेचर नहीं होगा कि एक्स की चीज़ बढ़ते जाएंगी ऐसी साइमल्टेनियसली सेम प्रीपोजिशन में, सेम जो वैल्यू के साथ जो है वाई एक्सिस की भी वैल्यू बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेंगी तो थोड़ी बहुत वैल्यू वाई एक्सिस में बढ़ सकती है, फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू और बढ़ेंगी तो थोड़ी बहुत वैल्यू वाई एक्सिस में बढ़ सकती है, या वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ेंगी तो थोड़ी बहुत वैल्यू एक्स एक्सिस में बढ़ सकती है। तो ये एक्सपोनेंट इन नेचर होता है रेडियो एक्टिव डिके, ना कि लीनियर इन नेचर होता है। इस चीज़ को हमको जो है प्रूव भी करना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन दे रहे हैं रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है, डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है। किसका डिसइंटीग्रेशन करना है हमको, ऑफ न्यूक्लिया ऑफ हेवी एलिमेंट। जितने भी हेवी एलिमेंट होते हैं उनके जो न्यूक्लिया होते हैं उनका डिसइंटीग्रेशन करने का जो प्रोसेस है
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस प्रोसेस के साथ क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इस प्रोसेस की मदद से क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अब वो स्पॉन्टेनियस इमिशन जो हो रहा है रेडिएशन का, उसके अंदर निकलता क्या है बाहर, तो या तो अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलेगा, या बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा, या गामा पार्टिकल बाहर निकलेगा, मतलब ये सारी रेज बाहर निकलती है। तो ये है आपकी डेफिनेशन फिर से समझ लीजिए। ये एक प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन का। किसका डिसइंटीग्रेशन करना है, न्यूक्लिया का डिसइंटीग्रेशन करना है। किसके न्यूक्लिया का डिसइंटीग्रेशन करना है, हेवी एलिमेंट के न्यूक्लिया का डिसइंटीग्रेशन करना है। और इसकी मदद से क्या होने वाला है, इसकी हेल्प से स्पॉन्टेनियस इमिशन होने वाला है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होने वाला है। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है, तो ये अल्फ़ा बीटा या गामा रेस का इमिशन जो है, इसी को स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। और यही सारे पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, दूसरा उन्होंने पूछा कि स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का लॉ बताइए। तो इसका लॉ क्या है, इसका लॉ ये है कि जितना नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट होगा, है ना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया का जो भी नंबर, जितने ज़्यादा नंबर प्रेजेंट होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर रेडियो एक्टिव डिके होने वाला है। तो द रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लिया, जो रेट ऑफ डिके ऑफ न्यूक्लिया है एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया। जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया प्रेजेंट होंगे उसके हिसाब से रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस होगा। मतलब अगर काउंट कम हो गया तो कम रेडियो एक्टिव डिके होगा, काउंट ज़्यादा रहा तो ज़्यादा रेडियो एक्टिव डिके होगा। ये ऐसे ही है जैसे वाटर टैंक अगर पूरी तरीके से फिल्ड हो तो फोर्सफुली वाटर नीचे के टैप से बाहर आता है, और अगर वाटर टैंक हाफ हो जाए तो थोड़ा फोर्स जो है वाटर के टैप में कम हो जाता है। और वाटर टैंक और थोड़ा सा एम्प्टी हो जाए, 25% ही वाटर बचा हुआ रहा, तो उसके अंदर थोड़ा सा और जो प्रोसेस है बाहर आने का, वाटर के बाहर आने का, वो और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो स्पॉन्टेनियस रेडिएशन है, ये जो डिके का प्रोसेस है, ये भी स्लो डाउन हो जाता है अगर काउंट जो है कम हो जाए। तो इसको जो है इस तरीके से इस लॉ को जो है इस इक्वेशन की मदद से बताया गया है कि -dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये इक्वेशन आपको जो है याद कर लेना है और इस इक्वेशन की मदद से ही आगे का पूरा लिखना है। तो लेट अस सपोज करिए कि स्टार्टिंग में जो है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो है वो n0 है, जबकि टाइम की वैल्यू कितनी थी, t=0 थी। जब t=0 टाइम था उस वक्त नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो थे n0 अवेलेबल थे। फिर टाइम थोड़ा सा स्पेंड हुआ होगा और टाइम की वैल्यू t हो गई होंगी थोड़ी देर के बाद। जब t हो गया तो उस वक्त नंबर ऑफ न्यूक्लिया भी जो है n0 से बढ़कर क्या बन गया, अब ये n बन गया। n0 से चेंज होकर अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n हो गई। तो नंबर यहाँ पर n0 पहले था टाइम t=0 पर, और जब बाद में टाइम t हो गया उस वक्त नंबर ऑफ न्यूक्लिया रिड्यूस होकर कितना हो गया, n के बराबर हो गया। जब ये दो चीज़ हमारे दिमाग में है तो फिर से हम ये फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। क्या डिराइव करना हमको, कि रेडियो एक्टिव डिके जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है नेचर में, मतलब काउंट पर डिपेंड करता है और काउंट के साथ साथ उसकी वैल्यू जो है चेंज होते चले जाती है और उसकी डिकेइंग प्रोसेस के जो है स्लो डाउन होता चला जाता है जैसे नंबर कम होता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारे पास है कि dN/dt इज़ प्रोपोर्शनल टू n। ये जो नंबर ऑफ डिके है वो डिकेइंग प्रोसेस जो है काउंट पर डिपेंड करता है। ये लॉ के हिसाब से हमको ये इक्वेशन पता है। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये जो माइनस साइन है इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ और ये प्रोपोर्शनैलिटी जो आपको नज़र आ रही है उसके एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ लगा दी है अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इक्वेशन, dN/dt इज इक्वल टू -λn। तो ये जो है ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल अपने लिए और इसके ऊपर ही हमको आगे काम करना है। वेयर लैम्बडा इज़ द डिके कांस्टेंट,
लैम्बडा क्या है यहाँ पर, डीके कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये जो dt है इट इज़ नॉट फ्रॉम द फैमिली ऑफ n। ये जो t है, t इज स्टैंड फॉर टाइम, और टाइम जो है n की फैमिली का नहीं है, n तो नंबर है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया इज़ नॉट ऑफ द फैमिली ऑफ द टाइम। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, इस t को राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं और इस n को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन के राइट साइड में t को भेजेंगे और इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में n को लेकर आएंगे, तो इक्वेशन हमारी बन जाएंगे dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा dt। जब यहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही है, एक dn के फॉर्म में और एक dt के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इसका क्या ले सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इस इंटीग्रेशन करते हुए हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है। तो जो लोअर लिमिट थी, मतलब जो इनिशियल पॉइंट था वो था n0 और जो फाइनल पॉइंट था वो था हमारे पास n। तो n0 से n तक की ये अपर लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई। इसी तरीके से हमारे पास जो है टाइम भी, पहले स्टार्टिंग में टाइम था t इज इक्वल टू 0, फिर बाद में टाइम चेंज हो गया t इज इक्वल टू t तक के। तो ये लिमिट हम पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू t तक। ये किसके लिए हो जाएगा, dt के लिए हो जाएगा। लैम्बडा जो है कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dn का नहीं होगा, इंटीग्रेशन 1/n का होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/n क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/n होता है log n। इंटीग्रेशन ऑफ 1/n क्या हो जाता है, log n हो जाता है। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t। तो यहाँ पर ये जो t है इसके अंदर अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग पुट करेंगे, t इज इक्वल टू t और t इज इक्वल टू 0 के बराबर, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू टी के बराबर। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट हुई। इसी तरीके से यहाँ पर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, n इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू n0 के बराबर। जब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर चुके, उसके बाद में जब ये लिमिट्स को आप पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, तो एक बार आएंगी अपर लिमिट तो बन जाएगा log टू द बेस e n माइनस log टू द बेस e n0। ये बनी आपकी पहली लेफ्ट साइड की इक्वेशन। राइट साइड में क्या बन जाएगा, माइनस लैम्बडा, ये तो कांस्टेंट है, t के अंदर t की वैल्यू t पुट कर देंगे और साथ में t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू भी 0 होने वाली है, इसलिए यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ t बचेगा। तो ये हुई आपकी इक्वेशन। और हम जानते हैं कि log में जब माइनस साइन आ जाए, दो log अवेलेबल हो और दोनों में जो है माइनस साइन का आपस में रिलेशन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवीजन में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है अब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log टू द बेस e n/n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t। अब इस इक्वेशन में ये log हटाना ज़रूरी है, और log हटाने के लिए हम कौन से प्रोसेस से जाते हैं, एंटी लॉग के प्रोसेस से जाते हैं। जब log को एंटी लॉग के ज़रिए हम लोग हटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर n/n0 e रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा t। ये वैल्यू हमारे पास फाइनली रहेंगी। तो इस वैल्यू को n/n0 e रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा t, इसको अगर हमको ये देखना है कि ये एक्सपोनेंट इन नेचर है, तो क्या करना है, ये जो n0 है इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे ताकि पूरे एक्चुअल नंबर जो पहला मेन नंबर था उससे मल्टीप्लिकेशन हमको मिल सके। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएंगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी कि दिस इज़ n द लास्ट वैल्यू ऑफ या रिमेनिंग वैल्यू ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n0 ई रेस टू द पावर माइनस लैम्बडा t। हैंस इससे ये देखने के बाद हमको क्या समझ में आया कि दिस इज़ एक्सपोनेंट इन नेचर। रेडियो एक्टिव डीके क्या है, एक्सपोनेंट इन नेचर है। और ये अगर आंसर आप लिख देते हैं तो इस आंसर से भी आपको अगर न्यूमेरिकल रहा तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 6 मार्क्स और न्यूमेरिकल के 2 मार्क्स, दैट इज़ इक्वल टू टोटल हो जाएंगे 8 मार्क्स। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ जिसके अंदर हम जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उनको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उसमें आपको फुल्ली सही तरीके से 8 मार्क्स मिल जाए। सो दिस इज़ अमीन सुल्तान एंड यू आर वॉचिंग ब्रिलियंट अकेडमी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।